हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तबरेज़ अनीस, विभाग प्रभारी मध्यकालीन इतिहास विभाग। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कुछ पार्ट में बनेंगे और उसमें हम बात करेंगे सल्तनत काल की समाज के ऊपर। सल्तनत काल के समाज को जानने के लिए हम लोग पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, और पृष्ठभूमि होती है अरबों के आगमन से, कि किस प्रकार भारत में अरब आए और क्या किस तरीके से फैले, किस तरीके से इस्लाम का प्रसार हुआ, किस तरीके से इस्लाम भारत में एक सोशल फोर, एक सामाजिक ताकत के रूप में उभरा, किस प्रकार से अरबों के बाद तुर्क आए और उन्होंने समाज को किस तरीके से प्रभावित किया, और समाज में तुर्की समाज जो है, जो तुर्क लोग आए तो सल्तनत काल के किस प्रकार का समाज है, उसमें हिंदुओं की क्या व्यवस्था थी, हिंदुओं का क्या सिस्टम था, ये सारा कुछ जो है हम एक के बाद एक सीरीज़ में डालूँगा। इसमें एक सीरीज़ समाज के ऊपर रहेगी, कई सारे वीडियोज़ होंगे। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप लोगों के ISPCS के क्वेश्चन भी सल्तनत काल के समाज से वो सॉल्व हो जाएंगे, और जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त आप लोग करते हैं, वो भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि अगर आपका ज्ञान का लेवल इंटरनेट माध्यम होता है तो होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो या ISPCS वगैरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आप गलती कर देते हो और आपके नंबर नहीं मिलते हैं। कि पढ़ाई भी करी और नंबर भी नहीं मिले तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, उसके बाद भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, उसको भी देखिएगा, तब आप सल्तनत काल के समाज को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं अरबों के आगमन का। तो अरब लोग जो हैं जब ये आए तो अरबी जो अरबी मतलब कि अरब के रहने वाले लोगों को अरबी कहते हैं, कि अरब के लोग जो आए तो ये इस्लाम से पूर्व भारत में आए। कब आए? प्राचीन काल से ही भारत में अरबियों का व्यापारियों के रूप में मालाबार कोस्ट में, मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। अगर आप देखें इस टाइम जो केरल है, केरल के तट का जो पूरा है उसको मालाबार तट कहते हैं। तो केरल के तट पे यानी मालाबार तट पे ये लोग आया करते थे व्यापार को करने के लिए। क्या व्यापार करते थे? व्यापार ये लोग करते थे जैसे कि यहाँ पर आते, देखिए व्यापार जब जानते हैं कि जब दूसरे देशों या दूसरी जगह से व्यापार होता है तो कुछ आयात होता है, निर्यात होता है। आयात कहते हैं जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं, और निर्यात कहते हैं जो सामान हम बाहर को भेजते हैं। तो आयात और निर्यात दोनों ही अरबों के द्वारा संपन्न होता था। अरब बेसिकली एक बिचौलियों के रूप में रहते थे। बिचौलिए मतलब यानी कि यूरोप और भारत के बीच के मध्य का जो व्यापार है वो अरबों के माध्यम से संपन्न होता था। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि यूरोप में और अरेबियन पेनिनसुला और फारस की खाड़ी, ये सब तमाम जगह में कुछ भारतीय चीज़ों की मांग थी। जैसे भारतीय मसाले आप लोग जानते होंगे, आप लोग ने पढ़ा भी होगा बचपने में कि भारतीय मसालों की क्या ज़रूरत होती थी, कि यूरोप में बहुत सर्दी पड़ती थी और और उस टाइम उसको खाद्यान्न, उनके जानवर मरने लगते थे, खाद्यान्नों की कमी हो जाती थी। तो वो लोग चाहते थे कि मांस को हम स्टोर करके रख लें। तो मांस को स्टोर करने के लिए उनको मसाला लगाने की ज़रूरत थी, जिसमें काली मिर्च वगैरह थी। तो उसको अगर मांस पे मसाला लगा के रख देते थे तो 1-2 महीने तक वो मांस ख़राब नहीं होता था, सड़ता नहीं था। तो इस वजह से मसालों की ज़रूरत होती, और मीट को और मांस को टेस्टी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो मसाला जो था, स्पाइस आइलैंड जिसको इस टाइम इंडोनेशिया कहते हैं, और भारत, ये दोनों जगह से ही जो है मसालों का ये लोग यहाँ से ले जाते थे। तो इसके अलावा भारत में सूती कपड़े और रेशमी कपड़े का भी निर्यात होता था। ये बहुत पसंद किए जाते थे। भारत जैसे जानते हैं कि कपास भारत में ही, सिंधु घाटी सभ्यता में ही ओरिजिनेट हुआ। यहीं पे कपास जो है भारत की मुख्य फसल, मतलब इंडिजिनस फसल है, यानी कि यहीं पे ही इसका जन्म हुआ। तो कपास के कपड़े, सूती कपड़े जिसके कहते हैं, और रेशमी कपड़े और मसाले, और नील क्या कर, जैसे अब देखेंगे कि नील का नहीं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं कहते हैं नील क्या होता है सर, नील का तो कोई का काम नहीं होता। लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में जब सिंथेटिक कलर नहीं थे, सिंथेटिक कलर जो जर्मनी में बाद में बनाए गए मॉडर्न टाइम पे 19वीं शताब्दी में, उससे पहले क्या होता था कि चीज़ों को रंगने के लिए नील का प्रयोग होता था। तो नील भी भारत में बहुत आयात से उपलब्ध थी, तो नील का भी निर्यात किया जाता था। तो नील के अलावा चीनी, जिसको शक्कर कहते हैं, शुगर भी जो है वहाँ से यहाँ से भेजा जाता, क्योंकि गन्ना जो है, शुगर केन यहाँ पे बहुत आयात से होता था, और चीनी भी जो है हम यहाँ पर बनाते थे। तो चीनी और सूती और रेशमी कपड़े, मसाले और विभिन्न खाद्य सामग्रियाँ यहाँ से निर्यात की जाती थी।
जो अरबी व्यापारी यहाँ आया करते थे मालाबार तट में, और यहाँ से व्यापार से ले जाते थे अपने अरब से ये लोग जाते थे यूरोप यानी कि फारस खाड़ी यानी अरेबियन सी से, जो भूमध्य सागर का जो बीच का रास्ता है जो फारस की खाड़ी से होके जाता था, इसका जो व्यापार था अरबों द्वारा मोनोपोलाइज कर लिया गया था, यानी एकाधिकार था। यानी कि मध्यकाल में अरबों के द्वारा प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल में अरबों के ही द्वारा जो है पूरा ये जो फारस की खाड़ी है भूमध्य सागर से अरब सागर के बीच का जो भारत और यूरोप से जो व्यापार था ये अरबों के ही एकाधिकार में था। अब बात ये है कि भारत, अभी सवाल जैसे ये अपने ये जानते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि जब भारत प्रोड्यूस करता था तो भारतीय ही क्यों नहीं लेके जाते थे सामान यूरोप के लिए, क्यों अरबी व्यापारियों की ज़रूरत पड़ती थी? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे इसके रीजंस हैं, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाते, लेकिन इसमें मोटी मोटी बात समझो कि मनुस्मृति जो भारतीय की स्मृति ग्रंथ था उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि भारतीय जो हैं, जो हिंदू समाज है, उनको समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध था। यानी कि अगर कोई भी समुद्र यात्रा कोई भी हिंदू करता है तो वो अपनी जाति व्यवस्था से बाहर हो जाएगा, और वो उसके लिए बहुत भर्त्सना की गई। तो और जब हम ये पाते हैं कि पूरे मध्यकाल में भारतीय व्यापारियों का अभाव देखते हैं कि समुद्री यात्राओं से सफ़र नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि हमें समझ में आता है कि स्मृति मनुस्मृति का प्रॉपर जो है प्रभाव था भारतीय समाज के ऊपर। इस वजह से भारतीय लोग जो हैं समुद्र की व्यापार को नहीं पसंद करते थे ले जाना। अब मॉडर्न टाइम पे भी देखेंगे तो राजा राम मोहन राय जब जा रहे थे ब्रिस्टल अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए बात करने के लिए, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे उस टाइम पर, और वो ब्रिस्टल जा रहे थे इंग्लैंड में, तो राजा राम मोहन राय की माँ ने ही उनका विरोध किया था कि आप कैसे समुद्री यात्रा कर सकते हैं, ये हमारी स्मृति में ग्रंथों में मना है। इसी कारण से भारतीय जो हैं वो नहीं जाया करते थे व्यापार करने। लेकिन व्यापार तो चाहिए, क्योंकि व्यापार से तो धन आता है, तो उसका तरीका यही निकाला कि भाई बिचौलियों के रूप में किसी और को जो हमारे यहाँ से सामान ले जाएं और हमको सामान लेके आ जाएं। और अरबों का उस पूरे समुद्री व्यापार पर एक अधिकार सा हो गया, और ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे और उसके बाद भूमध्य सागर को पार करते थे, और यूरोप के जो इटली नाम का एक देश था, इटली तो अभी मॉडर्न बना, लेकिन जो इटली जो इस टाइम है वहीं पे जाके वेनिस में ये लोग सामान दे देते थे। तो इटली व्यापारी जो और बाकी जो यूरोप में बाकी जो भारतीय सामान जाया करता था, वो इटली व्यापारी जो है उस जगह से पूरे यूरोप में पहुंचाया करते थे। यानी कि अरबों का काम भारतीयों से सामान लेना, और यूरोप के स्टार्टिंग में इटली पड़ता है, इटली की जगह पर जाके सामान डंप कर देना, वहाँ से इटली व्यापारी यूरोप में आगे माल ले जाया करते थे, और अरब जो हैं इसी से लाभान्वित होते थे, क्योंकि भाई ट्रेड में हमेशा पैसा ज़्यादा आता है तो करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग आते थे। तो जब ये लोग आएंगे तो देखिए, जब आप व्यापार करेंगे तो आपको कुछ बसना भी पड़ेगा। तो मालाबार कोस्ट और पश्चिमी भारत का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे अरब बस भी गए, और भारतीयों ने वहाँ पे उनको बसने की अनुमति भी प्रदान करी, क्योंकि व्यापार हो रहा है, व्यापार होगा तो फ़ायदा होगा, शासक का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है। और अरबी जो भारतीय व्यापारी थे, जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अरबियों को अपना ट्रैवल एजेंट के रूप में, अरबी वर्कर्स को उन्होंने अपने कॉम में रखा, और अरबियों को अपनी सेवा में रख लिया ताकि उनके व्यापार को वो लोग करें। ठीक इस प्रकार से अरबी लोग, यानी कि भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व अरबियों का आगमन हो चुका था, और मालाबार कोस्ट के तट पे ये लोग जो थे रहना भी प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होता है अरब में, और ये लोग सब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो इन लोग यहाँ पर जब आते थे तो व्यापार के अलावा अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार किया करते थे, अपने धर्म की बात भी बताया करते थे। तत्कालीन समय में इस्लाम में कुछ चीज़ें थीं जो आम जनता को अपील करती थीं, जैसे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई भी इंसान किसी से बेहतर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है, एक ईश्वर की उपासना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और जो सामाजिक और आर्थिक समता का जो सिद्धांत था, इससे लोग जो हैं प्रभावित होकर कुछ इस्लाम धर्म व्यापारियों के द्वारा स्वीकार किए गए। इसके अलावा अरब लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मालाबार तट के ऊपर, जैसे आप लोग मॉडर्न इंडिया में मोपला पढ़ते हैं, मोपला वर्ड जो बना है मपिलास से बना है। मपिला का मतलब होता है दूल्हा या बच्चा। तो वो क्या करते थे, जो मोपला लोग जो थे, यहाँ के लोगों से शादी करी जो अरबियों ने,
और जो उनकी ऑफस्प्रिंग यानी उनकी प्रोजनी जो उनके वंशज आए वो सारे मोपिला कहलाए। तो ये भी आज भी बड़ी तादाद में मोपला लोग जो हैं केरल में रहते हैं। 1921 वगैरह में आप देखेंगे यही मोपला वगैरह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो ये वही लोग थे। फिर वहाँ से जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया गया तो भारतीयों की जो सहिष्णुता है, भारतीय समाज में हमेशा बाहर से आने लोगों का स्वागत किया गया है और एक सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया गया है। अरबों से पहले भी जो शक, कुचान, हूण ये सब आए, ये भी भारतीयों में सम्मिलित हो गए, समाहित कर लिए गए। उसी प्रकार से ये भी अरब लोग भी जो आए यहाँ पर बस गए पश्चिमी तट पे बहुत सारे। और वहाँ से ये जानना, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वहाँ से ये लोग क्या किए। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से पूर्व ही ये लोग जो है उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किए और उत्तर भारत में ये लोग यूपी और बिहार में प्रायः काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे बस गए। हमारे पास बहुत सारे तत्कालिक जो इतिहासकार हैं वो इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक है इब्न असीर। इब्न असीर कहते हैं कि मुसलमानों की बस्ती महमूद गजनवी के हमले के ही टाइम पर मुसलमानों की ऑलरेडी ही बस्ती जो थी बनारस के ऊपर एक थी, जहाँ पर वो निर्बाध रूप से अपना धर्म का पालन करते थे। इसका मतलब शासक धर्म को कोई भी उनकी पूजा पाती, नमाज़ पढ़ना या और भी जो उनके धार्मिक कार्य हैं उसको रोक नहीं रहा है। तो मुसलमान अपनी बस्ती बना के बनारस में रह रहे होते थे हैं। उसके अलावा हम ज़ियाउद्दीन बर्नी की राइटिंग पे अगर जाते हैं तो ज़ियाउद्दीन बर्नी कहता है कि बहराइच में सैयद सलार मसूद की दरगाह जो थी, महमूद गजनवी के साथ आया हुआ एक योद्धा था सैयद सलार मसूद, तो उसकी यहाँ पर लड़ाई जंग में हत्या हो गई थी। कहते हैं कि सुहेल देव ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद उनके मानने वालों ने सैयद सलार मसूद गाजी की एक दरगाह बना दी गई थी, जो बहराइच में आज भी है और हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी दरगाह पे जाया करते हैं और बहुत बड़ा उर्स वगैरह भी लगता है। और जैसे हम बहराइच में ही हैं तो बहराइच में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा उर्स, हज़ारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान जब इनका होता है, जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। तो कहते हैं, ज़ियाउद्दीन बर्नी कहता है कि वो उस दरगाह की देखभाल करने के लिए कुछ मुस्लिम वहाँ पे ज़रूर रहे होंगे। तो और उसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोहम्मद गौरी से जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हो रहा था, प्रथम तराइन के युद्ध में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके पश्चात जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो अजमेर में जाके अपनी खानकाह बनाते हैं। खानकाह का मतलब होता है जहाँ पे सूफ़ी रहते हैं, वहाँ पर ये अपने जाके बनाते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान की सहिष्णुता का परिचय है कि उसने ये जो गौरी हैं उनको रहना मना नहीं, वो गौरी कह रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को रहना मना नहीं किया। और मोइनुद्दीन चिश्ती, हालांकि वहाँ पे कुछ समाज के कुछ तबके थे जो उनका विरोध भी किए और विरोध करने के लिए गए भी, लेकिन जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से वो लोग प्रभावित हो गए और उनके शिष्य बन गए। और मोइनुद्दीन चिश्ती, और आप देखिए सहिष्णुता की परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने 2 शादियां करी थी, जिसमें दूसरी बीवी जो थी वो हिंदू थी, जिसने उनकी शिष्टता स्वीकार करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो शासकों द्वारा इसका भी विरोध नहीं किया गया। और इसी प्रकार से ये लोग यहाँ पर रहने लगे। और इतिहास में, उस टाइम के तत्कालीन इतिहास में हम लोग पाते हैं एक तुरुष्क दंड या तुरुष्क नाम का एक कर भी था। उसका मतलब होता है तुर्कों के ऊपर लगाया हुआ कर। तो इसके इतिहासकार जो हैं भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये मुस्लिम बस्तियों पर लगाया जाने वाला कर था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं जो तुर्कों के विरुद्ध जो लड़ाई की जा रही थी उसके लिए ये कर लगाया गया था, ताकि धन का संग्रह करके उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये बात तो साबित होती है कि हाँ, ये मुस्लिम बस्तियाँ महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्व भी भारत में रह रहे थे काफ़ी बड़ी तादाद में। और यहाँ पे ये लोग एक समाज में अपनी बस्तियाँ बना के रह रहे थे और भारतीयों द्वारा इनका अस्तित्व स्वीकार किया गया। के निज़ामी जो हैं आधुनिक इतिहासकार हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया है सल्तनत के ऊपर। तो वो ये कहते हैं कि भारतीय सहिष्णु परंपरा के अलावा भी कुछ कारण थे किसकी वजह से मुस्लिम बस्तियों को स्वीकार किया गया। क्या कारण थे? एक आर्थिक कारण बताते हैं कि आर्थिक कारण थे कि जैसे कि जब निर्यात होता था तो निर्यात और आयात में भारतीयों को धन बहुत प्राप्त होता था। इस वजह से मुस्लिम बस्तियों को यहाँ पे स्वीकार किया गया कि इससे फ़ायदा हो रहा था। जिस प्रकार से आप मॉडर्न इंडिया में देखते हैं 1498 में जब वास्को डी गामा जब आता है तो जमोरिन कालिकत के शासक थे, उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनको कहा गया कि ठीक है आप यहाँ रहिए। और पुर्तगालियों के बाद डच आए, फ्रांस आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, तमाम लोग जो आए उनको भारतीय शासकों ने तमाम रियायतें दी, वो चाहे मराठे हों, चाहे मुगल्स हों,
चाहे और भी कोई दक्षिण भारत के शासक हों। वो क्यों रियायत दिया करते थे? वो इसीलिए रियायत दिया करते थे क्योंकि व्यापार से जो है वो फ़ायदा हो रहा है, और व्यापार से जब फ़ायदा हो रहा है इस प्रकार से वो लोगों को रहना, हालांकि दोनों में फ़र्क है, क्योंकि देखिए जब मुग़ल तुर्क आए या अरब्स आए या मुग़ल्स आए तो ये भारतीय परंपराओं में जो है वो समाहित हो गए। इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया या यहाँ पर शासित हुए, लेकिन यहाँ का पैसा इन्होंने यहाँ पे ही खर्चा किया। वो इन्होंने अपने देश से बाहर यानी धन का बहिर्गमन नहीं किया, पैसा बाहर नहीं भेजा। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो यूरोपियंस आए, पुर्तगाली हों या अंग्रेज़ हों, खासकर अंग्रेज़ ज़्यादा हैं, तो ये लोगों ने क्या किया कि जो भी पैसा यहाँ से कमाना शुरू किया, ये अपने देश भेजना शुरू किया और धन का बहिर्गमन शुरू किया, जिसको इंग्लिश में दादाभाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसा का बहिर्गमन कर रहे हैं, पैसा आप बाहर भेज रहे हो। इससे देश हमारा जो है वो गरीब से गरीब होता चला गया। हालांकि जो मध्यकाल में तो सल्तनत काल या मुग़ल काल में जो भी धन की उगाही हुई है, धन के जो संसाधन हुए, जो कर वसूला गया, वो भारत में ही खर्चा किया गया, इसलिए भारतीय संपन्न रहा। लेकिन अंग्रेज़ों के जो धन का बहिर्गमन हुआ उससे देश जो है गरीब होता गया, और 1947 में हमारे देश की हालात जो है, जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश एक गरीब देश के रूप में परिवर्तित हो चुका था। खैर, बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जब अरब थे, जब ये लोग यहाँ पे आए तो व्यापार, देखिए जब दो संस्कृतियाँ मिलती हैं तो कुछ आप सिखा दोगे, कुछ सीख लोगे, है ना। तो इसी प्रकार से जब अरबी व्यापारी जब यहाँ आया करते थे तो ये लोग बहुत सारी भारतीयों चीज़ों से प्रभावित हो। जैसे भारतीयों का जो प्राचीन काल से जो ज्ञान था, दर्शन था, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, यहाँ का विज्ञान, यहाँ की अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, ये सब का नाम था, है ना, यहाँ का लिटरेचर, तो इससे जो है अरबी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के गए, अपने देश में सिखाएं और देश से अपना आगे गए और वहाँ पर यूरोप में जाके सिखाए। जैसे आप देखिए हिंद से जो भारतीय नंबर्स हैं 1 2 3 और ज़ीरो का जो है, कहते हैं ज़ीरो क्या है सर, ये ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो में कौन सी इतनी बड़ी बात है? ज़ीरो में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जो है ज़ीरो का आविष्कारक भारतीयों को माना जाता है। तो ज़ीरो के आ जाने से बड़े बड़े नंबर्स लिखना संभव हो सका। उससे पहले रोमन न्यूमरल्स लिखा जाता था, जिसको आप लोग देखते होंगे 1 2 सेकंड थर्ड ऐसे करके लिखते हैं। तो बड़ी संख्या को लिखना उससे नहीं था पॉसिबल, क्योंकि ज़ीरो नहीं था। जब भारतीयों ने ज़ीरो का आविष्कार करके मिलियंस ट्रिलियंस में संख्या जो है, बड़ी से बड़ी संख्या छोटे तौर से लिखना लोगों को सिखाया। तो ये अरब ही यहाँ से लेके यूरोप में जाके सिखाए, जिसको उन लोग हिंद से बोलते थे, यानी हिंद से लाया हुआ। उसी प्रकार से भारत की एक पुस्तक थी पंचतंत्र। पंचतंत्र में भारतीय ज्ञान परंपराओं, यहाँ मॉरल एथिक्स कोड, है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाई गई की स्टोरीज़ हैं। तो ये अरबी इसको यहाँ पे ले गए, अपनी फ़ारसी में इसका ट्रांसलेशन किया, अरबी में ट्रांसलेशन किया, और जो अरबी पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पर, है ना, उसकी काफ़ी तारीफ़ है। और उसके अलावा हम ये पाते हैं कि फिरदौसी के शाहनामा में, जो कि महमूद गजनवी का एक इतिहासकार था, वो लिखता है अपने शाहनामा में कि 6 सेंचुरी AD में हिंद का शासक जो है फ़ारस के शासक के पास आया और उसने शतरंज का खेल जो है वो प्रेजेंट किया था। शतरंज का खेल जो था वो उसमें कहा कि देखिए इस खेल का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, इसको ज़रा निकाल के दिखाइए। तो शतरंज का खेल भी फिर अरबी जो है यूरोप में ले गए और भारत से ही ये भी गया। तो ऐसे तमाम चीज़ें हुई और इस तरीके से ये लोग जो हैं व्यापारियों के माध्यम से एक संस्कृति का, यानी आप ये कह सकते हैं अरबी लोग जो थे वो भारतीय संस्कृति के दूत थे, राजदूत थे यूरोप में फैलाने के लिए। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं अरबियों को, अरबी व्यापारियों को। इस्लाम धर्म के उदय के बाद भारत में जैसे साम्राज्यवाद का ज़माना था, साम्राज्यवाद का मतलब है कि ज़मीन आप जीतिए जितनी ज़्यादा है। तो अरबी जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो ये लोगों ने भारत के ऊपर जो है अलग अलग जगह पे कई हमले भी शुरू हुए, जो कि ज़्यादातर निष्फल कर दिए गए। लेकिन फिर भी ये लोग मुल्तान, सिस्तान और सिंध जो है जीतने में कामयाब हुए। सिंध की विजय के ऊपर मैं वीडियो कभी एक और बनाऊंगा, लेकिन अब इस शॉर्ट में आप ये जानिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। सिंध का जो विजय थी, मोहम्मद बिन कासिम 18-19 साल का लड़का था, वो आके यहाँ पर आया और राजा दाहिर जो सिंध के शासक थे उनको पराजित किया काफ़ी भीषण युद्ध के बाद। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, एक इन लोग के पास एक हथियार था जो ये लोग लेके आए अरब से, इसको बोलते हैं बैतिस्ले नाम का जो हथियार था,
उसको 500 लोग मिलके चला पाते थे, यानी कि उस हथियार को यूज़ करने में 500 लोग लगेंगे। तो उस हथियार से, वो हथियार क्या होता था, उसमें 500 लोग ऐसे आ जाते थे और हथियार जो है और पत्थर उसमें से फिक्स किए जाते थे, तो उससे वो पत्थरों की बारिश करा देते थे। तो उससे राजा दाहिर जो है वो बुरी तरह पराजित हुआ और बतिस्तरे हथियार का प्रयोग करके राजा दाहिर जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। सिंध पे जब वो कब्ज़ा किया तो अब देखिए, एक जगह पर जाना और कब्ज़ा कर लेना एक अलग बात है, और वहाँ के जनता के द्वारा आपको शासक स्वीकार करके कर देना स्वीकार करना एक अलग बात है। इसने सबसे पहले क्या किया, जो डिहकंस थे, डिहकंस जिसको मुख्य ग्राम अधिकारी कहा जाता है, जो रायस थे यानी गांव के प्रधान थे, उनको उसी अवस्था में रहने दिया और कहा कि आप हमारे लिए कर वसूलिए और हम आपको एक सैलरी देंगे, एक मिनिमम सैलरी देंगे, और आपको आपके पद से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए था। क्योंकि भाई आप कुछ हज़ार आए हैं, लाखों लोगों के ऊपर अगर आप शासन करेंगे तो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो है शासन करने के लिए उन लोगों को स्वीकार किया गया कि ठीक है, आप एक सैलरी लीजिए और आप जो हैं कर को वसूलिए। ब्राह्मण जो एक विशेषाधिकार से युक्त एक वर्ग था, अभी भी है, तभी भी था, तो ब्राह्मण वर्ग जो था उसने भी कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने भी कहा मोहम्मद बिन कासिम और शासक वर्ग से कि हमारा भी विशेषाधिकार जो है आप बनाए रखें, इसके एवज में हम अरबों का शासन जो है स्वीकार करेंगे। तो राजा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इस बात को मान लिया, और जो जजिया कर जो समान जनता पे लगा, गैर मुसलमानों पे लगाया हुआ एक कर था, करों के बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा, तो आप एक समझ लीजिएगा कि कर क्या, कैसे कैसे इस्लामिक शरीयत पे कर होते हैं। लेकिन अभी एक जजिया के बारे में जानिए। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, जिसकी एवज में वो राज सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे और वो अपने धर्म को पालन करने के लिए मुक्त कर दिए जाते थे और राज में रहना स्वीकार करने को मतलब अनुमति प्रदान कर दी जाती थी। तो जजिया कर जो है उसने ब्राह्मणों से लेना मना कर दिया कि हाँ, भारत में ब्राह्मणों ने जजिया नहीं दिया कभी। उन्होंने जजिया जो है उससे शासक वर्ग हमेशा ब्राह्मणों को मुक्त रखते थे, जजिया कर नहीं लेते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ही इसकी शुरुआत करी कि ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने और जो विशेषाधिकार थे, जैसे क्या विशेषाधिकार थे, जैसे विशेषाधिकार कहते कि जो पारंपरिक तौर से ब्राह्मण जो थे, जो बनिया थे, व्यापारिक वर्ग थे और जो ठाकुर पे थे, कुछ कर वसूलते थे, तो उस कर वसूलने की आज़ादी उनको अरबों के शासन में भी ब्राह्मणों को दी गई। और जो सिंध का जो राजस्व आता था, उस राजस्व का 3% जो है वो ब्राह्मणों में बांटा जाता था, ब्राह्मण लोग प्राप्त करते थे, वो भी उनको दिया गया कि हाँ 3% जो है आप कर जो है ये आप लेते रहें, जो राजस्व वसूलेंगे उसका 3% आपका रहेगा। जो ब्राह्मण लोग जो हैं, जो ठाकुरों, राय, बनिया से जो पारंपरिक कर लेते हैं वो लेते रहेंगे। आप अपने नए मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति जिस तरीके से आप पूजा वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। आपके जो धार्मिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आपकी जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी ब्राह्मणों की एकाधिकार रहेगा, उसी तरीके से जो आप जो हैं वो करते रहेंगे। और जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी सामाजिक व्यवस्था जो भी प्रचलित व्यवस्था थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये व्यवस्था थी कि जो जाट थे उनको ब्रूट समझा जाता था और ये कहा जाता था कि उनको नॉर्मल कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, उनको काले कंबल पहनाए जाते थे कि काले कंबल पहनेंगे। और उनके जो चीफ्स रहते थे, यानी कि उनके जो उनके ऑफिशियल्स रहते थे जाटों के, उनको घोड़े पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो यही व्यवस्था अरबों के शासन में भी स्वीकार की गई कि उसमें मतलब नहीं कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनका पूरा फोकस ये था कि किस प्रकार से हमारी राजनीतिक सत्ता जो है सिंध पे है जो है वो स्वीकार जनता द्वारा कर ली जाए। ब्राह्मणों का उसमें सहयोग प्राप्त हुआ और ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त किए गए और विशेषाधिकार जो है उनका बना रहा है। तो इससे हम क्या जानते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि प्रारंभिक जो अरब आए जो सिंध पे कब्जा किए, राजनीतिक अधिकार तो उन्होंने कर लिया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप उन्होंने न्यूनतम किया, जहाँ तक ज़रूरत थी वहाँ नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो शासन जो है वो हमारा स्वीकार कर लिया जाए। और अरबों का लंबे टाइम तक शासन सिंध पे बना रहा, करीबन 300 साल तक उनका शासन चला। उनके जो भी प्रयास भारत में और अंदर घुसने के थे वो भारतीय शासकों द्वारा विफल कर दिए गए, लेकिन सिंध पे भी अरबों का कब्ज़ा बना रहा। भारत के बाकी शासक सिंध से अरबों को नहीं निकाल पाए। ये काम तुर्कों ने किया, तो उसके वो हम आगे जानेंगे कि तुर्कों ने किस प्रकार से अरब की सत्ता ख़त्म करी।